नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कल जो हम लोग वीडियो जो बनाए थे उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है उसका गठन कैसे हुआ था उसके बारे में हम लोग जाने थे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एओ ह्यूम का पूरा नाम जानेंगे। दोस्तों कल आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों को एओ ह्यूम का पूरा फुल नेम बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एओ ह्यूम के बारे में, रिपन के बारे में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ कैसे कांग्रेस में परिवर्तित हुआ, लोगों के मन में कैसे अंग्रेज के प्रति मन में उनकी राष्ट्रता की भावना आई जिससे हम लोगों को देश को आज़ादी मिली। देश की आज़ादी में कैसे लोगों के मन में आग लगाई। भारतीय लोग कौन, तो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय। चलिए दोस्तों, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आराम आराम से और शांतिपूर्ण ढंग से, अच्छे ढंग से हम लोग जानेंगे। दोस्तों ताना नहीं है, वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एओ ह्यूम का फुल फॉर्म यानी उनका फुल नेम क्या है। तो एलन ऑक्टियन, ठीक ना, ह्यूम इनका नाम है। दोस्तों ये जो है एओ ह्यूम, ये जो है ये कहाँ के हैं, तो स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के हैं, स्कॉटलैंड के ये निवासी हैं, स्कॉटलैंड के, ठीक ना। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि उस समय भारत में वायसराय कौन था, तो वायसराय था लॉर्ड रिपन। ये भारत क्या थे, वायसराय थे। तो दोस्तों वायसराय आप लोग सुनते होंगे कि भारत के वायसराय ये हैं, कुछ दिन पे चेंज हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो वायसराय कौन होते हैं, तो वायसराय कौन होते हैं दोस्तों, तो वायसराय होता है, देखिए जैसे कि हम लोग भारत गुलाम था, तो हम लोग को भारत पे कब्जा किसका था, तो अंग्रेज का था। तो जो अंग्रेज की महारानी थी यानी जो ब्रिटेन के महारानी जो थी विक्टोरिया, ठीक ना, यह इंग्लैंड भी और भारत भी दोनों जगह तो नहीं रह सकता है, इसलिए वो अब इंग्लैंड रहती थी। लेकिन इस देश को यानी भारत को चलाने के लिए वो एक वायसराय यानी भारत का सबसे एक बड़ा पद कह सकते हैं उस समय का, वायसराय को नियुक्त किया था, ठीक ना। उस समय का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रिपन था। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, जो ब्रिटिश भारतीय शिक्षित थे, ब्रिटिश भारतीय शिक्षित जो ब्रिटेन से पढ़ के आए थे, ठीक ना, ब्रिटिश भारतीय या शिक्षित भारतीय कह सकते हैं, ब्रिटिश शिक्षित भारतीय ये जब पढ़ के आए, ये जब ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से जब पढ़ के आए तो वहां पे उनको पढ़ाया गया, क्योंकि वो स्वतंत्र देश थे, वहां पे स्वतंत्र देश था, उसको बोलने की आज़ादी, इंग्लैंड में बोलने की आज़ादी थी, लिखने की आज़ादी, कुछ प्रदर्शन करने की आज़ादी, सरकार के खिलाफ इनको दुनिया के बारे में बताया गया, वर्ल्ड हिस्ट्री बताया गया, अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ इसके बारे में बताया गया। तो ये जब पढ़ के भारत में आए तो भारत के लोगों पे जो इतना क्रूरता कर रहा था कौन, तो जो भारत को गुलाम बनाया था इंग्लैंड के लोग, ठीक ना, इंग्लैंड के निवासी जो यानी इंग्लैंड के जो भी यहाँ थे भारत में, और जो भारत के लोगों पे जो अपना कब्जा किए थे, यहाँ पे भूमि पे टैक्स लेता था, यहाँ पे सारी चीज पे ऐसे कह सकते हैं, जो गेहूं होता था उस पर टैक्स लेता था, चावल पे टैक्स लेता था, लोगों को मजदूरी करवा लेते थे लेकिन पैसा उनको मजदूरी के बदले में पैसा नहीं दिया जाता था, जब भी मन होता था तब उसको मारते थे, पीटते थे, ठीक ना। सारी क्रूरता तो कर रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ पे जब वो लोग आए कौन, तो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, तो देखा भारत में ऐसी हाल है उस समय। दोस्तों आप लोगों को ये जानना जरूरी है, उस समय 1857 की क्रांति जो भारत की स्वतंत्रता का नींव कहते हैं, भारत की स्वतंत्रता का नींव यानी भारत की स्वतंत्रता का पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होने लगी थी। जब वो लोग आए भारत में तो यह 1857 की क्रांति लगभग समाप्त हो रही थी, या समाप्त हो गया था, ठीक ना, समाप्त हो गया था, ठीक ना। तो इस क्रांति में लोग तो एक चीज सीख लिया था कि जो ब्रिटेन के यानी जो हम लोगों पर कब्जा किया यानी भारतीय पे जो कब्जा किए ब्रिटिश लोग, वो अपराजय नहीं है, पराजित हो सकता अगर चाहेंगे तो। यानी उस 1857 की क्रांति में जितने भी भारत के जो राजाएं जो थे जो उसके खिलाफ लड़े थे, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, ये सारे लोग अंततः उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों हारने के बाद भी लोगों को मन में, भारतीय लोगों को मन में एक चीज बैठ गया था कि अगर हम अंग्रेज से लड़ेंगे तो
कहीं ना कहीं जीत सकते हैं, ठीक ना। लेकिन उसको आग लगाने वाला कोई नहीं था, उसको बताने वाला कोई नहीं था। इसको ये मन में समझ में आ गया था, लेकिन उसमें चिंगारी में आग लगाने वाला कौन था? तो वही लोग जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे, यानी मतलब रहने वाला था भारत का, सब कुछ उनका जन्म उन भारत में हुआ था, लेकिन पढ़ाई के समय में उसकी पढ़ाई यानी पढ़ाई कहाँ हुई? तो पढ़ाई हुई ब्रिटिश में, ब्रिटेन में, ठीक है ना। वो लोग थे जो जिसके माता पिता काफी धनी मनी, जो यहाँ पे भारत में धनी मनी थे, कोई ना कोई कारोबार में लगे थे, कोई ना कोई बड़े पद पे थे, वही लोग उनको ब्रिटेन पढ़ने के लिए भेजा। और वहां से जब पढ़ के आए तो भारत के हालत को देखकर उन्होंने क्या किया? तो यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों को अंग्रेज के प्रति भड़काना शुरू कर दिया, उनकी खराब नीति को बताना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनके अंग्रेज के प्रति उनको मन में विष यानी जहर भरते गया, वैसे वैसे लोगों के मन में अंग्रेज के प्रति क्रूरता बढ़ती गई। और इसी प्रकार से पूरे भारत में एक आंदोलन छिड़ गई, ठीक है ना, एक आंदोलन छिड़ गई। और जैसे जैसे पूरे लोग भारत के जैसे जैसे पूरे लोग भारत में मतलब यहाँ पे जुड़ने लगे। चलिए पहले एक नक्शा पार लेते हैं। चलिए उतना बढ़िया नहीं हुआ, ठीक ना। यहाँ पे कोलकाता में कौन बैठा था? तो कोलकाता में था रिपन। और जो स्कॉटलैंड के निवासी था कौन? एओ ह्यूम। ये कहाँ? तो भारत का दौरा कर रहा था, ठीक ना। ये भारत का क्या कर रहा था? तो दौरा कर रहा था। भारत के दौरा में इनको ये सारी चीज, ये देखिए, ये जो एओ ह्यूम जो था, ये भारतीय लोगों से काफी घुल मिल गया था, ये भारतीय लोगों से काफी घुल मिल गया था। ये कुछ बातें जो होते थे वह भारतीय लोगों के फेवर में भी था। दोस्तों एओ ह्यूम को ही देखिए, तो एओ ह्यूम ने जब पूरे भारत का दौरा किया तो इनको तो पता लग गया था कि भारत के लोग जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरा मतलब अपना आवाज बुलंद करने लगा है, ठीक ना, पूरे आक्रोशित हो गए हैं, अब इनको छोड़ने वाला नहीं है। तो ये जो एओ ह्यूम जो था, ये तुरंत कहाँ गया? तो रिपन के पास गया। एओ ह्यूम कहाँ गया तुरंत? तो यह रिपन के पास गया, लॉर्ड रिपन, और इनको बताया, रिपन को बताया क्या? तो इनको कहा कि भारत के पूरे माहौल गड़बड़ा गया है, यहाँ की जितने भी जनता है वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बुलंद कर दिया है। इनकी कुछ मांगे हैं, जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग शांत नहीं होंगे। तो रिपन ने एओ ह्यूम से कहा कि इनकी क्या मांगे हैं, क्या इनको हम अपने सामने बैठा सकते हैं? हम लोगों का नीति है कि लूटो और बांटो, ऐसी नीति है। क्या भारतीयों को अपने सामने बैठा सकते हैं, अपनी कुर्सी पे बैठा सकते हैं? तो ऐसा यह करने से इनकार कर दिया कौन? तो रिपन की इनको हम लोग बातचीत के लिए नहीं बुलाएंगे, ठीक ना। एओ ह्यूम ने कैसे भी रिपन को समझाया कि महारानी विक्टोरिया से कैसे भी बात कीजिए, उनको मनाइए, नहीं तो ये भारत के लोग ये सारे क्या हो गए हैं? तो आक्रोशित हो गया, असंतोष की भावना इनमें जगी है। ये सारे लोग भारतीय कहाँ? तो यहाँ पे सीधे हमला करेगा और हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, ठीक ना। तो रिपन ने एओ ह्यूम को कहा कि आप ही देखिए कैसे होगा, आप ही विक्टोरिया से, महारानी विक्टोरिया से मिलने जाइए। तो एओ ह्यूम ने क्या किया? एओ ह्यूम ने कहाँ गया? तो ब्रिटेन गया। एओ ह्यूम कहाँ गया? तो ब्रिटेन गया, ब्रिटेन गया। किससे मिलने? महारानी विक्टोरिया से। और जब महारानी विक्टोरिया से एओ ह्यूम ने मिला तो उनको बताया, महारानी विक्टोरिया को बताई कि ऐसे ऐसे की बात है, वहाँ पे लोग आक्रोशित हो गए हैं, हम लोगों के सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बुलंद कर दिया है, जो इन लोगों का कुछ मांगे हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, इसमें जो ब्रिटिश भारतीय शिक्षित जो थे, या ब्रिटिश शिक्षित भारतीय जो थे, उनका भी कुछ महत्वाकांक्षा थी, यानी उनके भी कुछ मन में लालसा थी। क्या लालसा थी? तो ये लोग भी चाहते थे कि अगर अंग्रेज को हम भारत से भगा देंगे तो जो हमको जो राजनीतिक यानी नेता बनने का जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से भगाएंगे तो कौन बनेगा यहाँ पे? यहाँ से कोई हम अच्छा काम करेंगे तो हमको नेता ही चुनेगा। इन लोगों की भी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, ये वो हमको ये अच्छे तरीके से पूरे अच्छे से समझ में आ गया था। महारानी विक्टोरिया के बताई सारी बातें, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। और एओ ह्यूम को महारानी विक्टोरिया ने कहा क्या?
कि जैसे भारत से ब्रिटेन आए हैं वैसे ही भारत चले जाएं। क्या उसको हम अपने सामने अपनी कुर्सी पे बैठाएंगे? क्या बातचीत का उनको मौका देंगे? हम लोग का नीति ही है लूटो बांटो, ठीक ना, ऐसी नीति। तो ये ह्यूम फिर वहां से ब्रिटेन से कहाँ आ गया? भारत आ गया, और रिपन को कहा कि भाई रिपन आप ही कुछ करिए, नहीं तो ये लोग भारत में हम लोग कुछ भारत से हम लोगों को यहाँ से भगा देगा। तो रिपन ने कैसे भी ह्यूम ने रिपन को कहा, और फिर रिपन 1883 ईस्वी में, ईस्वी याद रखना है दोस्तों, 1883 ईस्वी में रिपन माना, और 1884 ईस्वी में कहा गया? तो महारानी विक्टोरिया के पास। और कौन गया? तो रिपन गए, यानी भारत के जो वायसराय जो थे वो खुद गए और महारानी विक्टोरिया से बात की। विक्टोरिया फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया कि हम अगर भारत में उनकी मांगे को पूरा नहीं करेंगे तो हमको भारत छोड़ के, हम लोगों को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये फिर क्या किए? तो विक्टोरिया फिर मानी और उन्होंने बताया कि ठीक है, एक संगठन बना दो। जाने के बाद भारतीय लोगों को संतुष्ट करने के लिए एक संगठन बना दो, एक पार्टी बना दो, लेकिन ये पार्टी ज्यादा दिनों तक नहीं चलना चाहिए, सिर्फ 2 से 3 साल तक चलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन तक चलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों के लिए ही। इन्होंने कहा कि एक संगठन बना दो, एक पार्टी बना दो। वह पार्टी कितने दिनों के लिए? तो कितने सालों के लिए? तो 2 से 3 या 3 से 4 सालों के लिए, इतने दिनों में यह पार्टी भंग हो जानी चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए। तो वहां से फिर रिपन कहाँ आया? भारत आया, और ये ह्यूम को कहा कि जाइए और उनको बुलाइए, क्या मांग है, बातचीत करते हैं। फिर भारतीय नेताओं से बात किए, एओ ह्यूम ब्रिटिश शिक्षित भारतीय से बात किए और उनको बताया ये सारी चीजें कि बैठने की यानी बातचीत करने के लिए ब्रिटिश सरकार मान गया है, आप लोग आइए। तो कहाँ बुलाया? तो मद्रास में बुलाया, ठीक ना, मद्रास याद रखना जगह, ठीक ना, मद्रास में बुलाया। और कितने इसमें सदस्य थे? यानी भारतीय ब्रिटिश शिक्षित भारतीय कितने? 27 आए, 27 सदस्य, ठीक ना, 27 लोग आए, 27 लोग और 27 लोग आए, और इनसे जो मतलब प्रॉब्लम, मतलब इनसे 27 लोग से पूछा, कौन? तो एओ ह्यूम कि आप बताइए कि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, क्या मांग है आप लोगों का? तो इन्होंने कहा कि मेरा मांग कुछ भी नहीं है। वैसे भी नेता सब वैसे ही कहता है, जिसको कुछ बनना, नेता होता बनना तो थोड़ी ना कहता कि मेरा मांग ये है कि हमको ये बना दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरा मांग कुछ भी नहीं है, क्या कीजिए? तो जितने भी भारतीय लोगों को जितना भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जिसको पानी का प्रॉब्लम है, जिसको खेत अच्छे से जो नहीं पटा पाता है, जिसको अच्छे से भोजन नहीं, रोजगार नहीं मिल पाता है, जिसको काम मिला है, काम करता है लेकिन उसके बदले मजदूरी नहीं दी जाती है, इस सारे प्रॉब्लम को दूर कीजिए। तो इन्होंने देखिए, ये ह्यूम पूरा अच्छे से समझता था। इन्होंने क्या क्या कहा? तो कहा कि चलिए ठीक है, सारी चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले क्या करते हैं, एक संगठन बना देते हैं, ठीक ना, एक संगठन बना देते हैं। इन्होंने एक संगठन बनाया, कौन सा संगठन? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में यही जाके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनता है, यानी इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन बनाया। कितने ईस्वी में बनाया? तो दोस्तों ईस्वी याद रखना, 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन भी पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का निर्माण या भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन कब हुआ? तो 1884 ईस्वी में। और फिर क्वेश्चन एक और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो ये भी आप लोगों को बताएंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पूरे अच्छे से डिटेल से बताएंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। ये देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों को अभी बताएंगे, थोड़ी देर के बाद बताते हैं आप लोगों को कि भारतीय राष्ट्रीय संघ कैसे बदला, कैसे इस भारतीय राष्ट्रीय संघ को बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या, तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं पहले भारत स्वतंत्र होने से पूर्व भारत में कितने प्रांत थे, ठीक ना। प्रांत शब्द का पहले से अर्थ समझ लीजिए। प्रांत, अभी हम लोगों का जो राज्य है उसको राज्य हम कहते हैं, यानी हम लोगों का जो एक शहर है, सॉरी शहर नहीं कह सकते, राज्य को हम लोग मतलब राज्य कहते हैं। यही राज्य को पहले राज्य ना कहा जाता था, प्रांत कहते थे। क्या कहते थे? प्रांत कहते। तो भारत स्वतंत्र होने से पहले भारत में कितने प्रांत थे? अभी कितने हम राज्य की बात कर रहे हैं, कितने राज्य? 28 राज्य है।
तो यही राज न पहले, भारत स्वतंत्र होने से पहले राज को राज नहीं क्या कहते थे, प्रांत कहते थे। तो भारत स्वतंत्र होने से पहले कितने प्रांत थे, तो दोस्तों 11 प्रांत थे। कौन कौन प्रांत था तो ये भी समझ लीजिए, ठीक ना। पूरे फुल डिटेल में बात करेंगे, अच्छे ढंग से बात करेंगे, ऐसे ऐसे हम लोग जानेंगे ताकि किसी भी तरह से आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला प्रांत की बात करेंगे तो संयुक्त प्रांत था, ठीक ना, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस। इसी को हटा देता है यूपी। अभी जो यूपी हम लोग जानते हैं यही यू से और पी से यूपी बना, यानी उत्तर प्रदेश बना है, ठीक ना। तो सबसे पहला प्रांत जो था वह था संयुक्त प्रांत, दूसरा बिहार प्रांत, तीसरा बंगाल प्रांत, चौथा उड़ीसा प्रांत, पांचवा मद्रास प्रांत और छठा मध्य प्रांत। इसके बाद सातवां था बॉम्बे प्रांत, आठवां था पंजाब प्रांत, नौवां था असम प्रांत, असम होगा, ठीक ना, और 10वां था पश्चिमोत्तर प्रांत और 11वां था सिंध प्रांत, ठीक ना। ये 11 प्रांत थे भारत स्वतंत्र होने से पहले, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो बिहार जो है वह कहाँ से, बंगाल से ही कटा, उड़ीसा बिहार से ही कटा है, आप लोगों को पता होगा। चलिए थोड़ा 1 मिनट बात कर लेते हैं। बंगाल से बिहार कटा कितने ईस्वी में, बंगाल से बिहार कटा कितने ईस्वी में कटा, तो यह कटा 1912 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। फिर बिहार से उड़ीसा कटा, बिहार से उड़ीसा कटा कितनी ईस्वी में, तो 1936 ईस्वी में। आप लोगों को अगर याद नहीं रहेगा तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, 12 ईस्वी याद रखेंगे, 1912 याद रखना है। इसके बाद 12 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी 12 कान में 3 बार, 12 कान को 3 बार पढ़ने पर कितना आता है, 36। 12 कान 12 बार 24 भारतीय 36, तो 36 याद रख सकता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं 1936। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ, तो 1936 ईस्वी में। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, तो 1912 ईस्वी में। वहीं इसके बाद बिहार से भी एक और राज्य अलग हुआ, झारखंड। तो ये भी आप लोगों को पता होगा 2000 ईस्वी में अलग हुआ है। चलिए ये सब आप लोगों को पता है, कॉमन बात है। चलिए तो इसमें हम लोग प्रांत के बारे में जान लिए। चलिए हम लोग जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। तो दोस्तों सबसे इसके बाद 1884 ईस्वी में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में बताया गया था, जो भी प्रॉब्लम उनका, मतलब जो भी प्रॉब्लम था पूछा गया था, तो उन्होंने बताया था कि भारतीय लोगों को जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। और उसी 1884 ईस्वी में एक संगठन बना था, एक पार्टी बना था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो वह एक बार, सबसे पहले बार कितना था, 1884 ईस्वी में बैठक हुई थी। फिर इसके बाद 1885 ईस्वी में बैठक हुई। देखिए 84 ईस्वी में ही बैठक में ही बता दिया था कि फिर से आप लोग, भारतीय लोगों को कहा था कि आप लोग चले जाएं, और फिर 1 साल के बाद बैठक होगी, और उस बैठक में जो भी प्रॉब्लम होगा जनता की प्रॉब्लम लेके आइएगा, और यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो 1885 ईस्वी में फिर 1 साल के बाद क्या हुई, बैठक हुई। 1884 ईस्वी में बैठक हुई थी, उसमें बता दिया था कि अगले साल जो बैठक होगा पुणे में होगा। लेकिन 1885 ईस्वी में जब पुणे में बैठक हुआ, मतलब होने वाला था, उससे पहले पुणे में क्या हो गया था, तो वहां पे हैजा महामारी की बीमारी फैल गई। उसी बीच भारतीय लोग जो थे, यानी भारतीय ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, उन्होंने कहा कि नौरे बाबा ना, हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हम भी उसमें मारे जाएंगे। इसीलिए क्या किया, तो नाम चेंज करके, यानी मतलब जो जगह था उसका चेंज कर दिया गया, ठीक ना, उस जगह को चेंज कर दिया गया। और जगह कहाँ रखा गया, तो जगह को चेंज करके रखा गया बॉम्बे, ठीक ना। पुणे से चेंज करके कहाँ रखा गया, बॉम्बे रखा गया। बॉम्बे कहाँ पे, तो बॉम्बे में रखा गया दोस्तों, ठीक ना। यहाँ चलिए लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। चेंज करके कहाँ किया गया, तो बॉम्बे किया गया, बॉम्बे कहाँ किया गया, तो बॉम्बे किया गया कहाँ किया गया दोस्तों, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया, ठीक ना, विद्यालय। यहाँ पे क्या की गई, तो पूना वाला जगह चेंज करके महामारी के कारण बॉम्बे रखा गया। बॉम्बे कहाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय पे बैठक रखा गया, ठीक ना। इसमें दोस्तों ये आप सभी लोगों को, आप वहां पे देखिए एक बात और समझना जरूरी है। यहाँ पे टोटल इससे पहले जो 1884 में आए थे, 84 में बैठक जो हुआ था, उसमें कितने लोग शामिल थे, तो 27 लोग। आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कितने लोग, 27 लोग। लेकिन इसमें टोटल 72 लोग शामिल हुए। ब्रिटिश शिक्षित भारतीय इसमें कितने शामिल हुए, 72। इससे पहले जो 1884 में हुआ था, कितना हुआ था, 27।
दोस्तों यहाँ इसको याद रखना बहुत जरूरी है। 1885 में बैठक हुई, इसमें 72 सदस्य आए थे। 72 सदस्य जो आए थे, इसमें दोस्तों यह भी बात करेंगे कि कौन से प्रांत, मतलब कौन से प्रांत के कितने सदस्य थे, ठीक ना। तो पहले यहाँ पे समझ लीजिए, जो 72 सदस्य जो आए थे, या 72 सदस्य का अलग अलग प्रॉब्लम था, क्योंकि सभी प्रांत भारत के अलग अलग जगह से आए थे, सभी को अलग अलग प्रॉब्लम था, तो ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा, उतना बात अंग्रेज सुनबे नहीं करेगा। तो ये लोग क्या किए, तो इन्होंने अपने में बैठक किया। बैठक शुरू हो गया था 20 दिसंबर से, ठीक ना, 20 दिसंबर से ही शुरू हो गया था। 1885 में 20 दिसंबर से ही शुरू हो गया था, और ये बैठक चला था कितना, तो 28 दिसंबर तक। इस सभी माने भारतीय लोगों के बीच 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक अपने में बैठक चला, और इसके बाद 9 प्रॉब्लम को, यानी बढ़िया से छानबीन करके 9 प्रॉब्लम को, सभी का कॉमन प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारे लोग के जो कॉमन प्रॉब्लम था, सभी को एक प्रॉब्लम बनाया, और टोटल 9 प्रॉब्लम को रखा, यानी 9 प्रस्ताव पर अनुमोदित किया, ठीक ना। 9 प्रस्ताव रखा दोस्तों। वो 9 प्रस्ताव क्या क्या था, यानी कौन कौन से 9 प्रॉब्लम रखा, तो 9 प्रॉब्लम था। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम जो था वह भू राजस्व का था। भू राजस्व का क्या था, तो भू राजस्व यानी भूमि से जो मतलब कर्ज टैक्स लेते हैं, उस टैक्स को 50% कम किया जाए, अंग्रेज सरकार से मांग था भारतीय लोगों का, ठीक ना। कौन दिए थे यह प्रस्ताव, मतलब कौन रखा था, तो ये सारे जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे, ये सभी अपने में मीटिंग करके ये सबसे बड़ा प्रस्ताव रखा था कि भू राजस्व को 50% कम किया जाए। इसके बाद दूसरा प्रस्ताव था सेना पर जो खर्च होता है, ठीक ना, उस खर्च को 50% कम किया जाए। सेना पर जो खर्च कर रहा है, या अपने सेना, अपने आर्मी, अंग्रेज सरकार अपने आर्मी पे खर्च कर रहा है, हम लोगों के लोग जो हैं, हम लोगों के जो लोग हैं वो तलवार बर्छी लिए हुए हैं, उन लोगों के लिए AK-47 अलग अलग मिसाइल सब दिया जा रहा है, ठीक ना। तो इनको भी मतलब ये भी प्रस्ताव रखा कि सेना पर जो खर्च हो रहा है उसको 50% को कम किया जाए, क्योंकि वो पैसा जो सेना पर या भू राजस्व जो टैक्स लेते हैं, वो खर्चा कहाँ, वह सब अंग्रेज सरकार लेता किसे है, तो भारतीय लोग से, और खर्चा करता है सेना पे, तो किसी पे फालतू चीज पे, ठीक है ना। इसके बाद व्यय यानी खर्च की जांच पर कार्रवाई की जाए, यानी कितना भारतीय लोगों से जो कर्ज मतलब टैक्स ले रहा है सभी चीज में, तो करवाए, मतलब इस पे जांच होनी चाहिए कि कितना जो इतना लेता है वो पैसा का उपयोग कहाँ हो रहा है, गलत चीज में उपयोग हो रहा है, अपने लोगों पे उपयोग कर रहा है, या सही देश के लिए उपयोग कर रहा है, ठीक ना। इसके बाद 4 नंबर जो था, इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए। इंडियन काउंसिल आखिर है क्या, ये भी जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इंडियन काउंसिल क्या है, देखिए जानना बहुत आप लोगों के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जानिए पहले इंडियन काउंसिल है क्या। तो अंग्रेज सरकार क्या किए थे, तो जो भारत में जो धनिक मनिक लोग होते थे, पैसा वाले लोग होते थे, ठीक ना, 12 सदस्य को बनाया था, 12 सदस्य था उसमें, जो पैसे वाले लोग थे। उनसे क्या करते थे, भारत में कोई भी किसी प्रकार के अगर कुछ भी शामिल किया जाता था, यानी कुछ भी भारत में लागू करते थे, ठीक ना, कुछ भी भू राजस्व को बढ़ा देता था, 75% कर देता था, 80% या 50%, तो ये सबसे पहले पूछते किससे थे, तो इसी धनिक लोग से पूछते थे। ये जो काउंसिल बना था, इंडियन काउंसिल जो बना था, इस काउंसिल में कितने, तो 12 सदस्य शामिल थे, जो भारत के धनी मनी लोग थे, ठीक ना। इनसे ही पूछते थे कि यह क्या लगा दिया जाए। तो मान लीजिए अभी भारत में जो बहुत सारे धनिक मनिक लोग हैं, टाटा, अंबानी, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इनसे पूछेगा, ठीक ना, इनसे पूछेगा कि भारत में पेट्रोल को 5,000 कर दिया जाए, तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि उतना धनिक मनिक लोग हैं। वो कहेगा कर दीजिए, तो कर दीजिए, तो कर दीजिए, और भारत में जो गरीब लोग उसको फर्क पड़ेगा। तो ये लोग कहते थे, परमिशन देते थे, तो भारत में मतलब ये अंग्रेज सरकार कुछ भी लाता था, यानी कुछ भी टैक्स वैक्स मतलब जा बढ़ाता था, इनसे पूछता था, ये कहता था कर दीजिए, और करने के बाद प्रॉब्लम किसको होती थी, तो भारतीय जो गरीब जनता है उसको। तो इसी इंडियन काउंसिल को कहा था भंग करने के लिए। इसके बाद 5वां प्रस्ताव था बर्मा पर अलग से शासन किया जाए। आप लोगों को पता होगा कि बर्मा एक छोटा सा देश है, उस बर्मा पे एक छोटा सा देश है, उस बर्मा पे क्या होती थी, तो बर्मा पे भारत से टैक्स लिया जाता था। बर्मा छोटा सा देश है, इनकम कुछ आता नहीं था, लेकिन खर्च वहां पे भी करता था, बर्मा में भी। तो कहा कि बर्मा पर अलग से अपन शासन करे, हम नहीं कह रहे कि शासन नहीं करे, लेकिन अलग से शासन के, भारतीय पैसा वहां पे उपयोग नहीं होना चाहिए। इसके बाद 6ठा जो था वह था भारतीयों को बजट की चर्चा में शामिल किया जाए, यानी जो भी बजट उजट होती थी उसमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाए, उसमें चर्चा में रखा जाए। इसके बाद ICS की परीक्षा में अधिकतर आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष एवं लंदन के साथ साथ भारत में भी यह परीक्षा का आयोजन होनी चाहिए। क्या है समझिए, ICS इंडियन, C मतलब काउंसिल और S मतलब सर्विस, इंडियन काउंसिल
सर्विस। तो क्या है इसका हिंदी क्या होगा, तो भारतीय, ठीक ना, भारतीय काउंसिल का क्या होता है, तो सिविल होता है, भारतीय सिविल सर्विस का सेवा, भारतीय सिविल सेवा, ठीक ना। तो ये जो परीक्षा होती थी, अभी जो बीपीएससी यूपीएससी जो परीक्षा हाई लेवल का परीक्षा होता है, उसी प्रकार से उस समय आईसीएस की परीक्षा होती थी। इस परीक्षा का अधिकतम उम्र कितना था, अभी कितना अभी अधिकतर उम्र किसी राज्य में 35 37 40 यहाँ तक है, लेकिन उस समय इसका अधिकतम उम्र था कितना, तो 19 वर्ष। 19 वर्ष के बाद आप 19 वर्ष एक दिन भी हो गया तो आपका टाइम एक्सपायर्ड हो गया, ठीक ना। तो यह मांग थी कि इसकी यह परीक्षा जो होती है, यह परीक्षा की उम्र बढ़ा दिया जाए और 23 वर्ष कर दिया जाए, ठीक ना। और यह परीक्षा सिर्फ लंदन में होती थी। भारतीय लोग अगर तैयारी भी करें तो लंदन जाने के लिए कितना खर्चा आता है आप लोगों को पता ही होगा, लंदन कौन जाएगा। तो ये इसका कह रहा है कि यह परीक्षा लंदन के साथ साथ, लंदन में भी हो, लंदन के साथ साथ यह परीक्षा भारत में भी आयोजित किया जाए। भारत के जो स्टूडेंट होंगे भारत में ही परीक्षा देंगे, जो लंदन के होंगे लंदन में देंगे, ठीक ना। तो यही मांग थी। इसके बाद 8वां जो प्रस्ताव था वह था सभी पारित प्रस्ताव सभी राजनेता को भेजी जाए ताकि वे इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके। यानी इसमें जो भी राजनेता, जो अभी 75 सदस्य जो जाने हैं, जो भी राजनेता, उसको भी ये सारी रिपोर्ट भेजी जाए और वो भी इसका सुनिश्चित कर सके। इसके बाद 9वां प्रस्ताव जो था वो अगले साल कोलकाता में बैठक हो। देखिए पहले ही प्रस्ताव में ही कोलकाता में बैठक हो अगले साल ही कह दिया, क्योंकि अंग्रेज फिर दूसरा बार बैठने का मौका देगा नहीं, तो इन्होंने प्रस्ताव में ही रख दिया कि अगले साल क्या किया जाए, तो फिर से बैठक हो और कहाँ हो, जगह का नाम भी दे दिया कोलकाता में हो, ठीक ना। ये 9 प्रस्ताव रखा गया था। इसी बीच एक और प्रस्ताव आया। क्या आया, एक और प्रस्ताव, तो एक और प्रस्ताव आया किसके, तो दादा भाई नौरोजी ने एक और प्रस्ताव रखा। उन्होंने क्या रखा, तो उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है, अब हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे बना। भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है उसको बदल के इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय क्या किया जाए, तो कांग्रेस नाम कर दिया जाए। देखिए दादा भाई नौरोजी के जो पिताजी जो थे, पिताजी उनके जो थे वो बहुत बड़े, भारत के बहुत बड़े व्यापारी थे, ठीक ना। कपास के दादा भाई नौरोजी के पिताजी कपास के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके पिताजी काफी धनिक मनिक थे, ठीक ना। दादा भाई नौरोजी लंदन पढ़ने के लिए गए, पैसा नहीं था कैसे जाएगा पढ़ने, उसके पिताजी बहुत ज्यादा धनिक मनिक थे इसीलिए लंदन पढ़ने गए थे। जितने भी ब्रिटिश शिक्षित भारतीय जो थे वो सभी लोग धनिक मनिक थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, ठीक ना। इनको मध्यम वर्ग कहा जाता था, इनको बुद्धिजीवी लोग कहा जाता था, ठीक ना। तो ये कहाँ गए थे पढ़ने के लिए, लंदन। यह इसके पिताजी भारत के सबसे बड़े व्यापारी थे कपास के, ठीक ना। तो इन्होंने प्रस्ताव रख दिया, क्या प्रस्ताव रखा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए। तो यह भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम कब चेंज हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना, तो इसका नाम चेंज हुआ 28 दिसंबर, क्वेश्चन भी पूछता है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में क्वेश्चन भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, कांग्रेस कर दिया गया, ठीक ना। देखिए दोस्तों कांग्रेस जो शब्द है, कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है, कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है, ठीक ना, कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का एक समूह या लोगों का समूह, ठीक ना। उस समय उत्तरी अमेरिका में यह शब्द काफी प्रचलित था कांग्रेस शब्द, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखा गया। और यह चेंज कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, तो 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई या निर्माण कब हुई जैसे कह सकते हैं, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। देखिए इसमें एक बात और जानना जरूरी है, एक बात आप लोगों को और जानना जरूरी है, जो ये प्रस्ताव रखा गया था, 9 प्रस्ताव जो रखा गया था, इसमें आप लोगों को बताए हैं कि टोटल कितने सदस्य थे, तो 72 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे, 72 सदस्य। अब ये भी जानना है कि ये 72 सदस्य जो थे वो मतलब कौन कौन से प्रांत से ये लोग आए थे। तो प्रांत कौन कौन प्रांत से आए थे, तो सबसे पहले बात करें बॉम्बे। बॉम्बे प्रांत से कितने लोग आए थे आप लोगों को पता है, नहीं तो 38 जान लीजिए। बॉम्बे से कितने आए थे, बॉम्बे प्रांत से कितने लोग आए थे, तो 38 लोग आए थे। इसके बाद मद्रास से आए थे, मद्रास से कितना, तो 21 लोग आए थे। इसके बाद बात करें तो संयुक्त प्रांत से आए थे, संयुक्त प्रांत से कितने लोग आए थे, तो 7। इसके बाद बात करेंगे पंजाब प्रांत से कितने लोग आए थे, तो 3 लोग आए थे। और बंगाल प्रांत से कितने लोग आए थे, तो 3 लोग आए थे। कितना हो गया, तो अगर बात करेंगे 7 और 21 तो 28, 3 31,
और 38 कितना हो जाएगा, तो 31 और 38 हो जाएगा 69, 69 और कितना हो जाएगा, तो 72, यानी टोटल कितने सदस्य, 72 सदस्य। यही 5 प्रांत से ये सारे सदस्य आए थे। सबसे ज्यादा बॉम्बे से आए थे, इसके बाद मद्रास, इसके बाद संयुक्त प्रांत से आए थे, पंजाब से और बंगाल से। बिहार से कितने आए थे, तो बिहार उस समय कटा नहीं था, बिहार से आया था 0। बिहार प्रांत से कितने, तो 0 आए थे। देखिए दोस्तों, तो ये आप लोगों को ये सारी चीज आप लोगों को बता दिए। अब आप लोगों को बताएंगे कि इसका संरचना कैसे हुआ, ठीक ना, इसका संरचना कैसे हुआ। और एक बात यहाँ पे और छूट रहा है, क्या छूट रहा है, तो ये भी जान लीजिए। पहले रुकिए, इसको साफ करने दीजिए। एक बात और इसमें छूट रहा है, इंपोर्टेंट छूट रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ, तो इस गठन में कुछ नियम बना। नियम क्या बना, तो जानिए पहले। देखिए, सबसे पहला नियम जो बना सबसे पहला जो नियम बना, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक ना। इसे इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, या शॉर्ट नेम लिख सकते हैं, INC, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक ना। चलिए, तो इसको इसका कुछ नियम बना। नियम क्या बना, ये भी लिख लेते हैं कि इसका मतलब स्थापना 1885 ईस्वी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। देखिए, इसका कुछ नियम बना। नियम क्या बना, चलिए नियम जानते हैं। सबसे पहला नियम जो बना, वह नियम बना कि प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होगा। अधिवेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, तो बैठक, यानी प्रत्येक वर्ष इसका क्या होगी, कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी, पहला नियम। दूसरा बना कि इसका एक अध्यक्ष रहेगा, वो प्रत्येक साल चेंज होगा। अध्यक्ष प्रत्येक साल क्या होगा, एक अध्यक्ष रहेगा, वो प्रत्येक साल क्या होगी, चेंज होगा। इसके बाद फिर एक सचिव रहेगा, वो भी प्रत्येक साल क्या होगा, चेंज होगा। तीसरा, चौथा बना कि जिस भी राज्य में इसका बैठक होगा, जिस भी राज्य में बैठक, यानी अधिवेशन कह सकते हैं या बैठक कह सकते हैं, बैठक होगा, उस राज्य का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता, अध्यक्ष नहीं बन सकता है। ये भी एक नियम बना, ठीक ना। तो सबसे पहला नियम जो बना, प्रत्येक वर्ष अधिवेशन यानी बैठक होगा, इसका प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष चेंज होगा, प्रत्येक वर्ष सचिव भी चेंज होगा, एक सचिव रहेगा। और जिस भी राज्य में बैठक होगा, जैसे कि मान लीजिए बिहार में होगा बैठक, तो उस साल बिहार का कोई भी अध्यक्ष नहीं बन सकता है। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन बना, प्रथम सचिव कौन बना। तो जानिए, प्रथम अध्यक्ष जो बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, प्रथम अध्यक्ष जो बना व्योमचंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक ना। ये प्रथम अध्यक्ष बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। प्रथम सचिव कौन बना, A.O. ह्यूम बना। दोस्तों आप लोग यहाँ जानना बहुत ही जरूरी, देखिए जानिए। तो पहले अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी, सचिव कौन बना, तो A.O. ह्यूम बना। अब देखिए यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक या पिता कह सकते हैं, फादर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं। अभी तक हम लोग इसमें जाने सबसे ज्यादा भूमिका किसका देखे हैं, तो सबसे ज्यादा भूमिका A.O. ह्यूम का था, A.O. ह्यूम का था। इसको ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फादर कहते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय संघ का सबसे पहला टर्मिनोलॉजी को चेंज करके स्थापना कौन किया था इसका, तो A.O. ह्यूम किया था। देखिए, तो प्रथम सचिव भी कौन बना, तो A.O. ह्यूम बना। आप देखिए, आप लोग को ऐसा एक इसमें बताएंगे कि आप लोगों को याद रहेगा, 21 साल तक आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाएगा कि सचिव कौन बना। 21 प्रत्येक साल पे चेंज होता है, तो चेंज होगा तो फिर अगले साल कौन बना, ये भी मन में प्रश्न होगा। देखिए, तो अगले साल कौन बना, तो ये जब बना पहली बार कितनी ईस्वी में, तो 1885 ईस्वी में। और ये बना तो इसके बाद 1906 ईस्वी तक 21 साल तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सचिव रहा। अब अगर पूछ देगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए 1893 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ के सचिव कौन था, A.O. ह्यूम था। 1899 ईस्वी में कौन था, A.O. ह्यूम था। 1905 ईस्वी में कौन था, क्योंकि 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक यही सचिव रहा, ठीक ना। तो चलिए, ये हम लोग को लगता है आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक ना।
चलिए, राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण नेता कौन था? महत्वपूर्ण नेता, इम्पोर्टेंट लीडर। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट नेता की बात करेंगे तो मदन मोहन मालवीय। दूसरा की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद बात करें तो क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो इसके बाद बात करेंगे तो के टी तेलंग। दादा भाई नरोजी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। छठा अगर नेता की बात करें बदरुद्दीन तैयब जी। सुब्रमण्यम अय्यर। इसके बाद बात करें सुब्रमण्यम अय्यर। इसके बाद हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ETC। ठीक ना? तो दोस्तों ये आप लोगों का आज का क्लास रहा। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के लिए लाभकारी रहा कि नहीं रहा। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक ना? और आप जो लाइक जो करते हैं इससे काफ़ी हम मोटिवेट होते हैं, अगला वीडियो बनाने का हमको यहीं से प्रेरणा मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको पता चले कि मेरे साथ कितने भाई बहन जुड़े हुए हैं। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन, सबसे पहले वीडियो आपको जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।